हेलो दोस्तों। मूवी की शुरुआत एक छोटे से शहर ज्वालापुर से होती है। फिर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम रानी होता है और वो कुत्तों को मटन के पीसेस खिला रही होती है। और फिर अचानक से होता है धमाका। ये धमाका सिलेंडर के फटने के वजह से होता है और जहाँ धमाका हुआ था वो घर रानी का ही होता है। रानी दौड़ के अंदर जाती है और देखती है एक हाथ का टुकड़ा पड़ा है जिसमें रानी लिखा हुआ है। दरअसल ये हाथ रानी के पति यानी ऋषु का होता है जो कि इस धमाके में मर चुका है। फिर पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। कांस्टेबल इंस्पेक्टर किशोर को आकर बताता है कि ऋषु की मौत धमाके की वजह से नहीं बल्कि सर में चोट लगने की वजह से हुई है। इंस्पेक्टर किशोर का शक ऋषु की पत्नी यानी रानी पर जाता है। फिर कहानी 6 महीने पहले फ्लैशबैक पर चली जाती है और ऋषभ सक्सेना को दिखाया जाता है जो कि छोटे से शहर ज्वालापुर का रहने वाला सीधा साधा लड़का होता है जो कि पेशे से इंजीनियर है और वो अपने मम्मी पापा के साथ दिल्ली शादी के लिए लड़की देखने जा रहा होता है। फिर रानी को दिखाया जाता है जो दिल्ली की एक हॉट एंड सक्सेस मॉडल लड़की होती है। ऋषि उसी को देखने आया होता है। वो लोग अंदर जाते हैं। यहाँ रानी की मौसी रानी को एडवाइस देके बोलती है तुम्हारे सारे बॉयफ्रेंड से अच्छा लड़का है, डिसेंट टाइप, तुम इसी से शादी कर लो। और फिर वो ऋषु को किचन में बुलाती है रानी से अकेले बात करने के लिए। और यहाँ ऋषु की माँ का नेचर हम जैसे मम्मियों की तरह ही था। वो लड़की की पूरी जांच पड़ताल में लग जाती हैं। ऋषु किचन में जाता है और चुपचाप शर्माते हुए खड़ा रहता है। ऋषु तो कुछ बोलता नहीं, इसलिए रानी ही अपने बारे में बताने लगती है कि उसने लिटरेचर में पढ़ाई कर रखी है और टाइम पास के लिए सैलून में काम करती है और उसे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता, लेकिन वो संस्कारी बहुत है। फिर वो पूछती है दिनेश पंडित की किताब पढ़ी है क्या? वो बेस्ट क्राइम नॉवलिस्ट है, छोटे छोटे शहरों में बड़े कत्ल करवा देते हैं और पता भी नहीं चलता। ऋषु कहता है वह उनके बारे में नहीं सुना है पर घर जाके उनकी किताब जरूर पढ़ेगा। रानी फिर उसकी हॉबीज पूछती है तो वो बताता है कि वह इंजीनियर है तो घर के सामानों को ठीक करना पसंद है। तो रानी उसी बात से किचन का खराब पंखा ठीक करने के लिए कह देती है। और इधर ऋषु की माँ परेशान होती है कि इतनी देर से ऋषु किचन में कर क्या रहा है। वह वॉशरूम के बहाना बना के किचन में जाके देखती है तो वह उनके घर का पंखा ठीक कर रहा होता है। ऋषु को रानी पसंद आ गई थी, वह उससे ही शादी करना चाहता था पर उसकी माँ ऐसा नहीं चाहती थी क्योंकि जो सीन किचन में उन्होंने देखा था उससे उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि आगे क्या होगा। अब ऋषु उसके प्यार में पागल हो गया था। वो रानी को खुद के साथ इमेजिन करने लगा था। वो चश्मे के बजाय कॉन्टेक्ट लेंसेज लगाने लगा था। उसके फेवरेट क्राइम नॉवलिस्ट की बुक भी पढ़ने लगा था और तो और उसके नाम का परमानेंट टैटू भी बनवा लिया था। सारी रजामंदी हो जाने के बाद उनकी धूमधाम से शादी हो जाती है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। ऋषि की मौत को 2 महीने हो चुके होते हैं। इंस्पेक्टर किशोर को अभी भी लगता है कि ये मर्डर रानी ने ही किया है। फिर वह उससे उसके और ऋषि के रिलेशन के बारे में पूछता है कि आप दोनों के रिलेशन कैसे थे। फिर कहानी फ्लैशबैक पर चली जाती है। दोनों की शादी हो चुकी होती है। वे अपने घर ज्वालापुर आते हैं। जब वो पहुंचते हैं तो बहुत बारिश हो रही होती है और रानी को ज्वालापुर कुछ खास पसंद नहीं आता और उनकी फर्स्ट नाइट कुछ खास नहीं जाती। बारिश इतनी होती है कि सारा पानी अंदर आ जाता है जिसे ऋषु पोछा मार के साफ कर रहा होता है और रानी चुपचाप ड्रेस चेंज करके सो जाती है। अगले दिन सुबह ऋषु की माँ वेट करती है कब रानी उठे क्योंकि उसकी मुंह दिखाई होनी थी। रानी सुबह 10:30 बजे उठती है। उसकी माँ उससे बोलती है कि गरम गरम पकौड़े बना दो, आज सब तुम्हें देखने आएंगे। पर रानी को तो कुछ बनाना ही नहीं आता था। इसी बात पर सास बहू की थोड़ी नोकझोंक होती है जो कि एक फनी मूवमेंट होता है। उसके बाद रात में रानी ऋषु से अपने हनीमून का प्लान पूछती है। ऋषु बताता है कि अगले हफ्ते गोवा जाएंगे। फिर वह ऋषु से पूछती है मुझसे पहले किसी लड़की को देखे थे शादी के लिए। फिर ऋषु बताता है कि हाँ, मैंने मीरा नाम की एक लड़की को देखा था, बहुत सुंदर थी, उसने एमए भी कर रखा था और तो और वो इटालियन खाना भी बना लेती थी। इतना सुनते ही रानी को गुस्सा आ जाता है। ऋषु पे चिल्लाने लगती है कि फिर मुझसे क्यों शादी की है, उसी से कर लेना था ना। घर बैठे बैठे हॉट एंड सेक्सी लड़की मिल गई, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ऋषु वॉशरूम में छुप के बैठ जाता है। उस रात भी उनके बीच कुछ नहीं होता। अगली सुबह ऋषु की माँ पूरा घर सर पर उठा लेती है। रानी ब्यूटी पार्लर में काम करती थी तो उसने ऋषु के पापा के बाल को कलर कर दिया था जिससे उसकी माँ भड़क जाती है। वो सोचती थी कि बहू घर का काम काज करेगी
पर उसे तो ब्यूटी पार्लर के काम के अलावा कुछ भी नहीं आता था। रात में दारू की महफिल बैठती है जिसमें रिशु का दोस्त अफजर और उसके पिता होते हैं। इधर अफजर रिशु को एडवाइस देता है कि अपनी वाइफ को कंट्रोल में लाओ, थोड़ा सा काम काजी बनाओ, सुबह नाश्ता मांगो, यही सब तो होता है अरेंज मैरिज में। इधर रानी की मौसी और महारानी को एडवाइस दे रही होती हैं कि रिशु को थोड़ा सा एड्यूस करो, उसे अपने कंट्रोल में लाओ और अपना पल्लू गिरा दिया करना। दोनों लोग उसी बातों को अमल करते हैं। अब रिशु कुछ भी बोलने रानी के पास जाए तो वो जानबूझ के अपना पल्लू गिरा दे। रिशु उसकी दिल की गहराई देख के उल्टा हो लेता था। इत्तेफाक की बात तो ये थी कि जब जब रानी अपना पल्लू गिराए तब तब रिशु की माँ देख लेती थी। ये बहुत ही ज्यादा फनी मूवमेंट होते हैं। अब इधर अफजर रिशु को एडवाइस देता है कि अब तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारी वाइफ चाहती है, उसको रिझाओ। रिशु उसकी बात मान लेता है और बेड पर जाकर रानी को रिझाने के लिए रेडी हो जाता है। यहाँ रानी को भी यही एडवाइस मिली थी तो वो भी यही करती है। दोनों में रोमांस स्टार्ट हो जाता है। रिशु का दिल का दरिया कुछ ही सेकंडों में बह जाता है जिससे रानी सेटिस्फाइड नहीं होती। और अगली सुबह रिशु जब वॉशरूम जाता है तभी रानी की मौसी का कॉल आता है। रानी अपनी सारी प्राइवेट बातें उनसे बता देती है और ये बात रिशु वॉशरूम से सुन रहा होता है। रिशु जब अपने दोस्त अफजर से मिलता है तो उसे बताता है माँ सही कहती थी, नहीं संभलेगी मुझसे, अपनी सारी प्राइवेट बातें अपने घर में बताती है। तो अफजर उसे समझाता है सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद कई दिन तक रिशु रानी को इग्नोर करता है जबकि रानी इसी बीच कई बार रिशु से बात करने की कोशिश करती है। तो वेट करता था कब रूम की लाइट बंद हो और वो अंदर जाके सो जाए। ये रिशु लाइट बंद होने के बाद रूम में गया तो रानी ने लाइट ऑन कर दी और उससे पूछा बोर हो गए हो क्या मुझसे, क्यों इग्नोर कर रहे हो। रिशु बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। तो रानी ट्रूथ और डेयर खेलने को बोलती है। तो रिशु उसे बताता है जो तुमने अपने मौसी से बातें की वो सारी बातें मैंने सुन ली थी। फिर रिशु रानी से पूछता है वैसे कैसा लड़का चाहिए था आपको। रानी बताती है डैशिंग हो, जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर हो, नॉटी हो, प्यार में पागल हो, कभी कभी तो बाल खींच ले, कभी कभी किस कर ले, थोड़ा सरफिरा हो। रिशु बोलता है आपको तो 5-6 लड़के चाहिए रानी जी, एक में कहाँ मिलेगा ये सब। उसके बाद वो बताता है कि ऑफिस वालों ने MBA की क्लास रखी है तो अब वो ऑफिस के बाद क्लास लेने जाएगा। और ये भी बोलता है कि आपको कैसा भी लड़का चाहिए था मिला आपको यही है, इसके लिए सॉरी। उसके बाद वो वॉशरूम में चला जाता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहां रानी इंस्पेक्टर को बता रही होती है कि इसके बाद रिशु मुझसे काफ़ी दूर हो गया। फिर इंस्पेक्टर रिशु के पड़ोसी को बुलवाता है पूछताछ करने के लिए। वो आती है और कहानी फिर फ्लैशबैक में चली जाती है जहां एंट्री होती है नील की, जो कि रिशु के मौसी का भांजा होता है जो कि कुछ दिनों के लिए रहने आया था। वो टूरिस्ट को रिवर राफ्टिंग करवाता था। अब कहानी में नया मोड़ आ जाता है। नील को वहां रहते हुए ये एहसास हो जाता है कि रिशु की रानी से नहीं बनती और नील वैसा ही लड़का था जैसा रानी ख्यालों में सोचती थी। वो धीरे धीरे नील की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। रानी ने कभी भी कोई काम किचन में नहीं किया था लेकिन वो नील के लिए चाय बना के ले जाती है। नील फिर उसके हाथ का खाना खाने की इच्छा जाहिर करता है तो अब रानी खाना भी बनाने लग जाती है। रिशु को लग रहा होता है कि शायद इसे मनाने के लिए रानी ये सब कर रही है और वहीं मम्मी जी उसे ये सब करते हुए देख के खुश हो जाती हैं। एक दिन रानी किचन में खाना बना रही होती है तो नील उसके बालों को कानों के पीछे करके चला जाता है। रानी उसके कमरे में जाके उसे ऐसा दोबारा करने के लिए मना करती है लेकिन तभी उनके बीच एक मूवमेंट बन जाता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं और फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। अब नील मटन खाने की इच्छा जताता है। रानी प्योर वेजिटेरियन थी लेकिन उसके लिए मटन बनाने के लिए तैयार हो जाती है। मम्मी जी मटन बनाने के लिए राजी नहीं होती। तब रिशु उसे एक अलग किचन देता है को मटन बनाने के लिए। रानी खुशी से मटन बना के लाती है। तब मम्मी जी बताती हैं रिशु को बाद में खिला देना और नील तो अचानक से सामान पैक करके चला गया है। अब ये सुनकर रानी शॉक्ड हो जाती है। वो ऐसे कैसे अचानक से चला जा सकता है। तब उसे समझ आता है कि वो गया नहीं बल्कि भाग गया है। रात में रिशु घर आता है। रानी उसे मटन खिलाती है। रिशु बहुत खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि रानी ने उसके लिए मटन बनाया है। तभी रानी उसे सब सच बता देती है कि ये मटन उसने नील के लिए बनाया था। वो उससे प्यार करने लगी थी लेकिन वह उसे छोड़ के भाग गया।
ये सुनकर रिसु कोई रिएक्शन नहीं करता और खाने में पड़ा रहता है, लेकिन वह अंदर ही अंदर टूट जाता है। कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है और इंस्पेक्टर रानी से बोलता है कि कहानी अच्छी है, पर उसे शक है कि उसने नील के साथ मिलकर रिसु को मारा है, क्योंकि रिसु के सर में भारी घाव का निशान है, जैसे किसी बड़े हथियार से मारा गया हो। तो रानी इंस्पेक्टर से कहती है कहानी तो आपकी भी अच्छी है। फिर इंस्पेक्टर कहता है द एंड भी अच्छा होगा, जब मैं तुम्हारे लवर और मर्डर वेपन को ढूंढ के लाऊंगा। इंस्पेक्टर रानी से बोलता है पछतावा नहीं है तुम्हें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके? तो रानी कहती है नहीं, क्योंकि फिर मैं असली रिसु को कैसे जान पाती। फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ रिसु अब आई लेंसेज हटा के अपने पुराने अवतार में आ जाता है और सीधे दिल्ली चला जाता है नील को मारने के लिए। पेचकस से वह उसे कई बार मारने की कोशिश करता है, पर नील उसे उल्टा पीट के चला जाता है। अब रिसु घर पहुंचता है, उसके फेस पर चोट के निशान होते हैं। रानी उससे पूछती है कहाँ थे अभी तक? रिसु बोलता है ट्रूथ और डेयर खेलने के लिए, और बताता है नील से पिट कर आ रहा हूँ, क्यों नहीं ले गया वो तुम्हें। रानी रिसु के पास आती है और अपनी गलती की माफ़ी मांगती है, पर रिसु उसे दूर रहने को बोलता है। रानी बोलती है चली जाने के लिए, तो रिसु बोलता है हाँ बिल्कुल चली जाओ, हम दोनों के लिए सही रहेगा। तुम्हारे साथ भी नहीं रहना चाहता, मुझे लगता है मैं तुम्हारा गला दबा दूं। अगली सुबह रिसु के मम्मी पापा उसके मौसी के यहाँ चले जाते हैं। यहाँ रानी अपना सामान पैक करके घर जाने लगती है। बाहर ऑटो लेने वक्त नील के फ्रेंड्स उसे चिढ़ाते हैं, तभी रिसु आ जाता है, उसे अंदर भेज देता है। वो लोग रिसु को भी चिढ़ाते हैं। रानी देखती है कि उसके चक्कर में वो कितना सह रहा था। वो ये सब देख कर पिघल जाती है और वो फैसला करती है कि वो यहीं रहेगी रिसु के साथ। रिसु जब जब रानी को देखता उसके मन में नील के साथ इंटीमेट वाला सीन वो इमेजिन करता। उसके अंदर रानी के लिए गुस्सा भर चुका था। अगले दिन देखते हैं कि रानी सीढ़ियों से उतर रही होती है, तभी वो सीढ़ियों से फिसलकर गिर जाती है। रिसु वहीं पर होता है, पर वो उसकी कोई हेल्प नहीं करता। रानी को काफ़ी चोटें आती हैं। वो देखती है कि सीढ़ियों पे पेपर सॉप पड़े हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानबूझकर गिराया हो। रानी रिसु के पर्स से पैसे निकालने जाती है, तो वो देखती है उसके पर्स पर पेपर सॉप का पैकेट पड़ा था। तब उसे समझ आता है कि ये चीज़ रिसु ने ही की थी। रिसु के अंदर रानी के लिए बहुत गुस्सा भरा हुआ था। वो ऐसे कई चीज़ें करता है जिससे उसको तकलीफ होती थी। रानी को पता था भले ही वो आज गुस्से में ऐसा कर रहा हो, पर प्यार भी उतना ही करता है, इसलिए वो ये सब सह रही थी। एक दिन रिसु छत पर अपने फ्रेंड अफजर के साथ ड्रिंक कर रहा होता है, तभी रानी आ जाती है और बोलती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी गलती का पछतावा है, चाहो तो मुझे जान से मार दो, पर ऐसे मत करो। और छत के कॉर्नर में खड़ी हो जाती है और रिसु से बोलती है दे दो मुझे धक्का, कर लो अपने मन शांत। पर रिसु उसे धक्का नहीं मारता। वो कितना भी कर ले, लेकिन वो उसे प्यार बहुत करता था। तब रानी रो रो कर अपनी गलती की माफ़ी मांगती है। रिसु को एहसास होता है कि हाँ रानी को अपनी गलती का पछतावा है, तो वो उसे माफ़ कर देता है और उसे अपना लेता है। अब इन दोनों के बीच धीरे धीरे नज़दीकियाँ आने लगती है और उनके प्यार की एक नई शुरुआत हो जाती है। वो लोग घूमने के लिए बाहर जाते हैं, तभी एक बाइक वाला उनकी कार से टकरा जाता है, जिससे उनके गाड़ी का कांच टूट जाता है। हैं तो वो और कोई नहीं बल्कि नील होता है, जिसे देखकर रानी को बहुत गुस्सा आता है और वह उसके बाइक का भी कांच तोड़ देती है। नील रिसु से कहता है मेरे बाइक की जगह खाली हो गई है, रानी से पूछ लो, शायद वो बैठना चाहे। ये सुनकर रिसु गुस्से से पागल हो जाता है और उसका पीछा करने लगता है। रानी देखती है रिसु कितने गुस्से और जलन में था। भले वो सीधा आदमी हो, पर वो उसके लिए कुछ भी कर सकता था। रिसु गाड़ी भगाने लगता है और उसे ठोकने लगता है, लेकिन नील कैसे भी करके भाग जाता है। रिसु की कार खराब हो जाती है। वो मैकेनिक के पास ठीक करवाने को ले जाता है। वहाँ रानी और रिसु की बातें होने लगती है और इसी बीच वो करीब आते हैं और इंटीमेट होने लग जाते हैं। दोनों के बीच सब ठीक हो जाता है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। यहाँ इंस्पेक्टर उनके घर के बाहर पूछताछ करने के लिए जाता है। पड़ोसन ने बताया था कि नील घर के अंदर गया था, फिर रिसु जाता है। फिर कुछ देर बाद रानी घर के बाहर आती है। फिर रानी एक बच्ची को गेट बंद करने के लिए बोलती है। जब बच्ची गेट बंद करने के लिए बोलने जाती है तो वो देखती है नील ने दरवाजा बंद किया था। पुलिस इंस्पेक्टर पूछताछ के लिए वही एक रिक्शे वाले को बुलाता है। रिक्शा वाला बताता है कि वह रानी को मार्केट ले गया था, फिर वहां उसके लिए वेट करता है, फिर वापस घर छोड़ता है। फिर वह कुत्तों को मटन खिलाती है, फिर धमाका होता है।
इंस्पेक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सच क्या है। तभी उसको एक कॉल आता है। वो पुलिस स्टेशन वापस जाता है। वहाँ वो एक वीडियो देखता है जहाँ दिखाई पड़ता है कि एक लड़का नदी में कूदकर तैरते हुए जा रहा था। इंस्पेक्टर को लगता है ये नील है जो रिसु का मर्डर करके भाग रहा था। तभी वहाँ सीनियर ऑफिसर आ जाता है। फिर इंस्पेक्टर से बोलता है, तुम 2 महीने से इस केस में लगे हो तो भी तुम खूनी को नहीं पकड़ पाए, अब मैं तुम्हें दूसरे केस में डाल रहा हूँ। इंस्पेक्टर ऑफिसर से 2 दिन की मोहलत मांगता है तो ऑफिसर उसे 2 दिन की मोहलत दे देता है। अब वो वीडियो इंस्पेक्टर रानी को दिखाता है और पूछता है नील कहाँ पर है, तो रानी कुछ नहीं बताती। तो इंस्पेक्टर को लगता है ऐसे नहीं बताएगी, तो उसे 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जाता है, लेकिन फिर वो कुछ नहीं बताती। इंस्पेक्टर उसे छोड़ देता है क्योंकि उसका प्लान था कि वो लाइट डिटेक्टर लगा के सच पता लगा लेगा। रानी को अगले दिन लाइट डिटेक्टर टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। वो उससे पहले वॉशरूम जाने को बोलती है। वहाँ जाकर वो अपने स्लीपर में कील लगा लेती है जिससे उसको दर्द महसूस हो। ऐसा वो इसलिए करती थी क्योंकि लाइट डिटेक्टर मशीन हार्ट बीट को मेजर करके सच और झूठ का पता लगाता था, लेकिन हार्ट बीट पहले से ही तेज होगी, कुछ पता नहीं चल पाएगा। तो कील से दर्द हो रहा था और उसकी हार्ट बीट भी तेज हो चुकी थी। अब उसका टेस्ट स्टार्ट हो चुका था। उससे पूछा जाता है उस दिन क्या हुआ था। फिर सीन फ्लैशबैक पर चला जाता है जहां हम देखते हैं मम्मी पापा किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाते हैं। उस दिन रिसु के कुछ फ्रेंड आने वाले थे तो रानी उसे कुछ सामान लाने को भेज देती है। रिसु सामान लेके घर जल्दी वापस आ जाता है तो वो देखता है नील रानी से बात कर रहा होता है। रानी रिसु से बताती है कि ये सिर्फ मुझे परेशान करने आया है, तो रिसु उसे बाहर जाने को बोलता है और वो खुद उससे बात करने को कहता है। फिर रानी वहाँ से सामान लेने को निकल जाती है। वो कसाई के यहाँ जाकर मटन का बड़ा टुकड़ा लेती है। फिर उसके बाद वहाँ से वापस आ जाती है और कुत्तों को खिलाने लगती है। तभी वहाँ पर धमाका हो जाता है। जब वो अंदर जाकर देखती है तो रिसु का कटा हुआ हाथ पड़ा हुआ था। कहानी फिर प्रेजेंट में आती है और लाइट डिटेक्टर की रिपोर्ट नॉर्मल आती है। डॉक्टर इंस्पेक्टर से कहता है रानी की हार्ट बीट तेज थी, पूरे टेस्ट के दौरान टाइम वैसे ही थी। अब मैं उससे ऐसे सवाल पूछूंगा जिसमें उसको हाँ या ना में जवाब देना पड़ेगा। तभी डॉक्टर नोटिस करता है रानी लगड़ा के चल रही थी। तब वो समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। अब रानी का चप्पल उतरवाया जाता है। फिर पता चलता है कि उसमें कील गड़ी हुई थी, इसलिए पूरे टाइम उसकी हार्ट बीट तेज थी। अब फिर से उससे सारे सवाल किए जाते हैं, रिसु को मारा कि नहीं। वो ना में ही जवाब देती है, लेकिन फिर भी लाइट डिटेक्टर कोई भी झूठ पकड़ नहीं पाता। अब सीनियर ऑफिसर ने इंस्पेक्टर को जो 2 दिन की मोहलत दी थी अब वो खत्म हो चुकी थी, लेकिन अब तक क्लियर नहीं हो पाया था कि मर्डर रानी ने किया है या किसी और ने। तो ऑफिसर उसे इस केस से हटाकर दूसरे केस में लगा देता है। हम देखते हैं कि रानी के ऊपर लगे सारे एलिगेशन हटा दिए जाते हैं। इस केस की फाइल भी बंद हो जाती है। इंस्पेक्टर के दिमाग से इस केस का भूत नहीं उतर रहा था। उसने ये केस पर्सनली ले लिया था। अब 5 साल हो जाते हैं, तभी इंस्पेक्टर पता नहीं लगा पाता कि खूनी कौन था। अब उसका ट्रांसफर कहीं और कर दिया गया था। तो वो ट्रेन से जाने वाला था। तभी उसे बुक स्टॉल में वो नॉवल दिखती है जिसे रानी पढ़ा करती थी। तो वो उस बुक को खरीद लेता है पढ़ने के लिए। इंस्पेक्टर उस बुक को पढ़ता है तब सारे राज खुल जाते हैं कि आखिर उस दिन असलियत में हुआ क्या था। उस दिन रिसु सामान लेने चला गया था पर जल्दी वापस घर आ जाता है तो वो देखता है नील वहाँ पर रानी से बातें कर रहा होता है। तो रानी उसे बताती है ये मुझे जानबूझ के परेशान करने आया है। तभी नील उसे धमकी देता है कि मैं सारी ईमेल और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर दूंगा। इस बात से रिसु को बहुत गुस्सा आता है और वह उससे लड़ने लगता है, पर नील उस पर भारी पड़ता है और वो रिसु का गला दबाने लगता है। तभी रानी उस मटन के बड़े टुकड़े से नील के सर पर मारती है। वो घर के खंबे से टकराता है और वो वहीं मर जाता है। अब दोनों बहुत घबरा जाते हैं, अब क्या करें, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। रानी पुलिस को कॉल करने को कहती है। रिसु ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है तुम उसकी मौत की वजह से जेल नहीं जाओगी। तभी उसके दिमाग में वो दिनेश पंडित की नॉवल का किस्सा ध्यान में आता है। वो रानी से कहता है वो जैसा कह रहा है वो वैसा ही करे। रिसु नील के कपड़े उतार कर खुद पहन लेता है, फिर उसका हाथ काट डालता है और वो कैसे भी करके अपना भी हाथ काट डालता है और नील के पास रख देता है। रानी घर का कोई काम नहीं करती थी पर वो खून साफ करती है। रिसु रानी को नॉर्मली मार्केट जाने को बोलता है। फिर वही सब होता है जो हमने देखा था
और जिस मटन के टुकड़े से उसने नील को मारा था वो उसे कटवा लाती है और कुत्तों को खिला देती है। इसलिए पुलिस को कोई मर्डर वेपन नहीं मिलता। वहीं रिशु गैस खोल देता है और पीछे के रास्ते से नदी में कूद जाता है। कुछ देर बाद वहां धमाका हो जाता है और रानी वैसे ही अंदर जाती है। इंस्पेक्टर समझ जाता है कि यहाँ रिशु का नहीं नील का मर्डर हुआ था और रानी को बचाने के लिए उसने अपना हाथ सेक्रीफाइस कर दिया था ताकि ये लगे वो मर गया है, नील नहीं। इंस्पेक्टर को लगता है रिशु भी मर जाता है नदी में डूब के, क्योंकि नॉवेल में नायक को लास्ट में नदी में डूब के मरने को लिखा गया था, परंतु रिशु जिंदा होता है और वो रानी के साथ फिर से खुशी खुशी रहने लगता है। वो कहते हैं ना, पागलपन हद से न गुजरे तो वो प्यार कैसा, होश में तो रिश्ते निभाए जाते हैं। और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।